निशी भाटिया, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। पूरे देश में गणतंत्र दिवस का पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। दक्षिण बंगाल सीमांत भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ ने 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया है, जहां इस अवसर पर बीएसएफ ने बीजीबी यानी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के साथ मिठाई और शुभकामनाओं का आदान प्रदान किया। दक्षिण बंगाल सीमांत बीएसएफ ने आईसीपी पेटपोल और इसी के साथ ही साथ महादेवपुर और अन्य सीमा चौकियों पर भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के साथ मिठाइयों को आदान प्रदान करते हुए शुभकामनाएं दी हैं। बता दें कि भारत बांग्लादेश की बॉर्डर पर गार्डिंग फोर्स सामंजस्य और सौहार्दपूर्ण संबंध है। दोनों देशों की सीमा रक्षा बलों के बीच राष्ट्रीय त्योहार और पर्वों पर मिठाई का आदान प्रदान कई बार देखा जाता है, जिससे दोनों देशों के जवानों के बीच सौहार्द बना रहे। इस सौहार्दपूर्ण संबंधों को और मजबूत बनाने की तरह पहल ये मदद करते हुए नजर आ रही है। दोनों देश अपने त्योहार और पर्वों के अवसर पर मिठाई का आदान प्रदान करते हैं। वहीं भारत चीन सीमा पर बर्फीले इलाके में तैनात आईटीबीपी के हिमवीरों ने देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश भर में आज 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर स्थित वॉर मेमोरियल पहुंचे हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही पीएम मोदी ने 2 मिनट का मौन रखा और इसके बाद वो गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने के लिए कर्तव्य पथ पहुंचे, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और फ्रांस की प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों बग्गी में कर्तव्य पथ पहुंचे। 1984 के बाद ऐसा पहली बार मौका आया है जब कोई राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के लिए बग्गी से पहुंचा हो। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दूसरी बार राजपथ पर तिरंगा फहराया है। इस दौरान कर्तव्य पथ पर 13,000 स्पेशल गेस्ट वहां पर पहुंचे थे। इस बार गणतंत्र दिवस की थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृक रखी गई है। बता दें कि परेड का आगाज 100 महिला म्यूजिशियन ने शंख, नगाड़े और दूसरे पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ किया। 100 महिलाओं ने अपने पारंपरिक पहनावे के साथ लोक नृत्य किया और इसी के साथ ही साथ फ्लाई पास्ट में एयरफोर्स के 51 एयरक्राफ्ट हिस्सा लेते हुए इसमें नजर आए हैं। इसमें 29 फाइटर प्लेन, 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 9 हेलीकॉप्टर और 1 हेरिटेज एयरक्राफ्ट इसमें शामिल है। फ्लाई पास्ट में पहली बार फ्रांसीसी सेना के राफेल भी शामिल हुए हैं और इस दौरान प्रदेश के विकास पथ पर आधारित एक राज्यों की झांकी भी निकाली गई। तस्वीरें हम आपको सीधे कर्तव्य पथ से जुड़ी दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं पहली तस्वीर शहीदों को पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि परेड में शामिल हुए पीएम मोदी और इसके अलावा वो सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर भी आप देख सकते हैं जहां पर राष्ट्रपति द्वारा झंडा फहराया गया है। ये तस्वीर बहुत ही खूबसूरत थी। यहाँ पर सभी ने ध्वज को सलामी दी। इसके अलावा तीसरी के अलावा चौथी तस्वीर देखें तो वहां पर बग्गी से राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर पहुंची और ये दूसरी बार देखा गया है 1984 के बाद जब राष्ट्रपति अब बग्गी में बैठकर कर्तव्य पथ पहुंची हो। और इसके अलावा आपको अब अगली तस्वीर दिखाते हैं जहां पर नारी शक्ति कौशल का एक बेहतरीन प्रदर्शन किया गया है, जहां पर नारी शक्ति अपने आप को प्रदर्शित करती हुई नजर आई है। इसके अलावा अलग तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई कर्तव्य पथ पर और ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत थी क्योंकि अलग अलग राज्यों की परंपराओं से जुड़ी ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति थी। इसके अलावा गणतंत्र दिवस पर अब ये एक सुंदर झांकी भी निकाली गई थी जिसमें अलग अलग राज्यों की सबसे महत्वपूर्ण चीजों को रखा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण दृश्यों को रखा जाता है और उसकी एक सुंदर झांकी भी निकाली गई। अगली तस्वीर भी आपको दिखाते हैं जहां पर गणतंत्र दिवस परेड का समापन होता हुआ भी नजर आया, जहां पर राष्ट्रपति आपको देखने को मिल रही है द्रौपदी मुर्मू। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी यहां पर मौजूद है जो कि मुख्य अतिथि के तौर पर इस बार 75वें गणतंत्र दिवस में शामिल हुए थे। तो ये तस्वीरें कर्तव्य पथ से जुड़ी हुई है जहां पर आप एक एक कर देख सकते हैं कि शहीदों को पीएम ने श्रद्धांजलि दी। फिर दूसरी तस्वीर में परेड में शामिल पीएम मोदी नजर आए जहां पर वो सभी को और सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। इसके अलावा
ध्वजारोहण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया और दूसरी बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ध्वजारोहण किया है। इसके अलावा बग्गी से राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर पहुंची हैं। ये बहुत ही सुंदर तस्वीर थी क्योंकि 1984 के बाद अब ये दूसरी ऐसी तस्वीर आई है जब राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर बग्गी में बैठकर पहुंची और साथ ही साथ बग्गी में राष्ट्रपति के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी मौजूद थे, वो भी इस बग्गी से ही पहुंचे। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इसके अलावा अब अगली तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं जहां पर नारी शक्ति का बेहतरीन प्रदर्शन किया गया, जहां पर महिला द्वारा एक बेहतरीन प्रदर्शन किया जाता है, कौशल का प्रदर्शन किया जाता है, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां की जाती हैं जिसमें अलग अलग देशों के अलग अलग राज्यों के जिसे कहेंगे लोक नृत्य इसमें प्रस्तुत किए जाते हैं। गणतंत्र दिवस पर एक सुंदर झांकी का भी आयोजन किया जाता है जिसमें अलग अलग राज्य इसमें प्रतिभाग करते हैं और सभी बेहतरीन झांकियों में अपने अपने राज्यों की खूबसूरतियों को एक झलकाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही साथ एक और तस्वीर सामने आई थी जहां पर गणतंत्र दिवस परेड का समापन किस तरीके से हुआ, सभी ने ध्वज को सलामी दी। इसी के साथ ही साथ तिरंगे का सम्मान किस तरीके से किया जाता है, वो 75वें गणतंत्र दिवस ही नहीं बल्कि गणतंत्र दिवस के अलावा भी देशवासी किस तरीके से करते हैं वो देखने को मिलता है। लेकिन इस गणतंत्र दिवस को और भी ज्यादा खास इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों यहाँ पर मौजूद थे, जो यहाँ पर बग्गी से पहुंचे थे। उनके साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया है राष्ट्रपति भवन में। इमैनुअल मैक्रों वहां पर भी मौजूद होंगे और इस दिन को पूरा देश बहुत ही खुशी के साथ मना रहा है क्योंकि गणतंत्र दिवस का अवसर है और इस समारोह में जगह जगह पर बेहतरीन प्रदर्शनी की जा रही है। साथ ही साथ लोग इसको एक त्योहार के रूप में मनाते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में आज 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति पीएम मोदी समेत कई हस्तियों ने इस देशवासियों को अब बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी हैं। वहीं भारत के 75वें गणतंत्र दिवस पर अमेरिका रूस ने शुभकामनाएं दी है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और इस दौरान सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि यह दिन हमारे इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। पीएम मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति है और विश्व गुरु बनने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आज हम सबको गर्व है कि भारत का संविधान क्षमता, न्याय, समानता की भावना के साथ हमारे मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं देशवासियों से आह्वान करता हूं कि इस 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम अपने कर्तव्य को निभाते हुए भारत के नव निर्माण और विकसित भारत बनाने के संकल्प को समृद्ध करें और इसे आगे बढ़ाएं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। आज़ादी के बाद हमारे मनीषियों ने एक लंबी चर्चा संवाद से भारत का संविधान बनाया। आज हम सबको गर्व है कि भारत का संविधान समता, न्याय, समानता, बंधुत्व की भावना के साथ हम सबके मार्गदर्शन में आज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संसदीय लोकतंत्र के अंदर सबको अधिकार, मताधिकार का अधिकार देना और विविधताओं के बाद भी संसदीय लोकतंत्र मजबूत हुआ, उसमें हमारा संविधान की प्रमुख भूमिका है। आज मैं देशवासियों से आह्वान करना चाहता हूं, आइए इस 75 गणतंत्र दिवस पर हम अपने कर्तव्य और दायित्व को निभाते हुए भारत के नव निर्माण में और विकसित भारत बनाने में अपने संकल्प की सिद्धि की ओर बढ़ें और पूरी तन्मयता के साथ, पूरी सामर्थ्य शक्ति के साथ हम देश में योगदान करें। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रजासत्ताक दिन के उपलक्ष्य में मैं सभी भारतवासियों को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। ये दिन हमारे इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। स्वाधीनता के 75 साल, ये इतिहास हमारे देश में हम सबके लिए एक प्रेरणा का विषय रहा है। इस देश की स्वाधीनता के लिए जिन महान देशभक्तों ने, स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों ने, क्रांतिकारकों ने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, उनके बलिदान के कारण आज हमको यह दिन देखने के लिए मिल रहा है। स्वराज्य तो मिला है, पर स्वराज्य का रूपांतर स्वराज्य में करने की पूरी कोशिश
हम सबकी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत और उसके साथ साथ दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति और विश्व गुरु बनने का हमारा प्रयास, इस प्रक्रिया में हम गतिशील हुए हैं। मेरा विश्वास है कि गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करके इस देश को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करके आत्मनिर्भर भारत बनेंगे। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी और विश्व की बड़ी आर्थिक व्यवस्था भी बनेंगे, इसका मुझे विश्वास है। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 74 वर्ष से भारत का संविधान जाति, वर्ग, संप्रदाय, क्षेत्र और अन्य तमाम अवधारों को समाप्त करते हुए अपनी कसौटी पर खड़ा उतरा है। यह हमारे संविधान की ही महानता है कि विश्व में लोकतंत्र के रूप में अपने आप को स्थापित करने वाले तमाम देश जो खुद को आज की व्यवस्था के अनुसार सबसे प्रगतिशील मानते हैं, उन देशों में लंबे समय तक महिलाओं को मताधिकार से वंचित किया गया है। भारत वो देश है जिसने संविधान लागू करने के साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित किया था कि भारत में लिंग, जाति, क्षेत्र, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। देश के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। आज ही के दिन 1950 में भारत ने आजादी की अपनी एक लंबी लड़ाई के उपरांत स्वतंत्र भारत में अपना स्वयं का संविधान लागू किया था। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़े संविधान में से एक है और भारत के संविधान ने भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, संविधानविदों और विशेषज्ञों के अनुसार जिस संविधान को अपने देश में लागू किया, पिछले 74 वर्षों से यह भारत के अंदर जाति, मत, संप्रदाय, क्षेत्र या अन्य तमाम अवरोधों को पूरी तरह समाप्त करते हुए अपनी कसौटी पर खरा उतरा है। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि संविधान हमारा सर्वोपरि है और संविधान हमें एक ही बात के लिए आग्रही बनाता है कि हम सबका जो भी कार्य हो वह देश के लिए हो, हर काम देश के नाम। अगर हम देश के प्रति अपने इस दुनिया के सबसे प्राचीनतम राष्ट्र के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान के भाव को व्यक्त करते हैं, हर व्यक्ति, हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय इस देश के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। आजादी का अमृत महोत्सव के उपरांत आज हमें भारत के संविधान को लागू करने के अमृत महोत्सव वर्ष में भी सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हुआ है और ये दोनों एक साथ अगर चलेंगे तो देश की संविधान की रक्षा और संविधान के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके हम लोग अपनी आजादी को भी अक्षुण्य बनाए रख सकते हैं और भारत को दुनिया की एक सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दे पाएंगे। देश के 75वें अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी 75वें गणतंत्र दिवस की देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र की एकता, सामर्थ्य और विविधता का प्रतीक गणतंत्र दिवस हर भारतीय के लिए देश के संविधान के प्रति समर्पित और गर्वित होने का अवसर है। नमस्कार,
आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। राष्ट्र की एकता, सामर्थ्य और विविधता का प्रतीक गणतंत्र दिवस हर भारतीय के लिए देश के संविधान के प्रति समर्पित और गर्वित होने का अवसर है। आइए गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर हम सभी देशभक्ति और सेवा भाव के साथ अपने मूल कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर देश को चहुमुखी विकास के मार्ग पर अग्रसर करने का संकल्प लें। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आज हमारा देश आत्मनिर्भर भारत बनने के साथ साथ संपूर्ण विश्व में विश्व गुरु के रूप में उभरते हुए अपनी अनूठी पहचान बना रहा है, जो हर भारतीय के लिए सम्मान और गौरव का विषय है। एक बार पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत आज अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा और कैसे लागू हुआ, हमारे इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए। मैं भारत का संविधान हूं, तुमको राह दिखाता हूं, पथ की सारी बारीकी को बारीकी से सिखलाता हूं। उलझे ना भारत का कोई, सदा जतन ये करता हूं। रातों के अंधकार में भी मैं दीपक सदा जलाता हूं। मैं भारत का संविधान हूं, मैं भारत का संविधान हूं। 2 साल 11 महीने 17 दिन में मैं बनकर तैयार हुआ। मेरा नाम भारत का संविधान। 296 चुने हुए लोग, लगभग 3 साल का समय, 12 सत्र और 167 बैठकों के बाद देश को मजबूत करने वाला एक संविधान तैयार हुआ था। इसके बनते ही भारत धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा में बटा हुआ भूभाग नहीं बल्कि एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र बना। संविधान महज एक किताब नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। संविधान वो ग्रंथ है जो सरकार, प्रशासन और व्यवस्था के तमाम अंगों को कामकाज की शक्ति देता है और उनके दायरे भी तय करता है। यानी देश कैसे चलेगा, सरकार किस तरीके से काम करेगी, व्यवस्था का हर अंग कैसे काम करेगा, ये संविधान तय करता है। संविधान के महत्व को समझने के लिए आप जरा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से सरकार के फैसलों को बदले जाने या रद्द किए जाने के मामलों को याद करें। कोर्ट ऐसा इसलिए करता है क्योंकि सरकार, संसद या राज्य विधानसभा का कोई भी फैसला या कानून संविधान का उल्लंघन करने वाला नहीं हो सकता। मतलब देश में जो कुछ भी होगा संविधान के मुताबिक होगा। भारतीय संविधान के निर्माण की बात करें तो ये हम सभी जानते हैं कि दुनिया में जब से शासन की व्यवस्था है तब से शासन के नियम तय किए जाते हैं। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद और अथर्ववेद में सामान्य लोगों को सभा और वरिष्ठ जनों की समिति के जरिए शासन प्रशासन के कामों की व्यवस्था का जिक्र है। बात कौटिल्य के अर्थशास्त्र की करें या फिर पाणिनि के अष्टाध्यायी के साथ, ऐत्रेय, ब्राह्मण मनुस्मृति जैसे कई ग्रंथ में शासन की व्यवस्था और उसके अलग अलग अंगों के अधिकार जैसी बातों का ब्यौरा है। अशोक के शिलालेख भी एक तरह से शासन व्यवस्था का ही बखान करते हैं। आजादी के आंदोलन के दौरान ज्यादातर बड़े स्वतंत्रता सेनानी कानून के जानकार थे। उन्होंने महसूस किया
कि भारत में शासन व्यवस्था के लिए नियम बनाने की जरूरत है। वो चाहते थे कि शासन व्यवस्था के नियम तय करने के लिए भारत के लोगों की एक संविधान सभा का गठन हो। अंग्रेज सरकार इसके लिए सहमत नहीं थी। 1935 में अंग्रेजों ने मांग को शांत करने के लिए अपनी तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया, लेकिन कांग्रेस ने इसका ये कहकर विरोध किया कि इसे देश के लोगों ने नहीं बनाया है। आखिरकार दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब भारत की आजादी की संभावनाएं बढ़ने लगी, तब संविधान सभा का गठन किया गया था और इस संविधान सभा के पहले 389 चुने हुए सदस्य थे, जो देश विभाजन के बाद 296 हो गए थे। ये सदस्य देश की अलग अलग असेंबली से चुनकर आए थे। ये देश के अलग अलग हिस्सों, समुदाय और प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों का एक समूह था, जो कानून और दूसरे पहलुओं की भी जानकारी रखता था। कई समुदाय खुद कानून विशेषज्ञ थे। इसके बाद जो प्रोविंशियल असेंबली थी, उसने ही प्रतिनिधि चुने और संविधान सभा बनी। दिसंबर 1946 में उसकी पहली मीटिंग हुई। सत्ता का हस्तांतरण तब तक नहीं हुआ था, वो 15 अगस्त 1947 को हुआ, लेकिन संविधान सभा ने दिसंबर 1946 में अपना काम शुरू कर दिया था। सोमवार 9 दिसंबर 1946 को सुबह 11 बजे संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा की पहली बैठक और उस बैठक का मुस्लिम लीग ने ये कहकर बहिष्कार किया कि मुसलमानों के लिए अलग देश का गठन किया जाना चाहिए। संविधान सभा की कुल 165 दिन की बैठक हुई। सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बेनेगल नरसिंह राव थे। BN राव ने दुनिया के बहुत सारे संविधानों का अध्ययन किया। यूके, आयरलैंड, कनाडा और अमेरिका जाकर वहां की कानून के विद्वानों से विस्तृत चर्चा की। फिर अक्टूबर 1947 में उन्होंने संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया। फिर ये ड्राफ्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी को सौंपा गया। राव की तरफ से तैयार ड्राफ्ट पर विचार करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर की ड्राफ्टिंग कमेटी ने 21 फरवरी 1948 को एक नया ड्राफ्ट संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंप दिया। इस ड्राफ्ट से लोगों से सुझाव मांगे गए। इसके आधार पर ड्राफ्ट में कई बदलाव किए गए। बदला हुआ ड्राफ्ट 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में रखा गया। फिर इस ड्राफ्ट पर बहस शुरू हुई। अगले 1 साल तक संविधान निर्माताओं ने एक एक प्रावधान पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। क्या रखना है, क्या नहीं, किस में बदलाव की जरूरत है और किस में नहीं। सभी बातों पर चर्चा और जरूरी बदलाव करने के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने ड्राफ्ट को स्वीकार कर लिया और इस तरह से उसे भारत के संविधान का दर्जा मिल गया। इसके बाद 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की बैठक हुई। इसमें जनगण मन को राष्ट्रगान का दर्जा मिला। वंदे मातरम को बराबर सम्मान के साथ राष्ट्रगीत स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 से संविधान देश में पूरी तरीके से लागू हो गया। BN राव ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। डॉक्टर अंबेडकर समेत संविधान सभा के कई और सदस्यों को भी दूसरे देशों की शासन व्यवस्था की अच्छी जानकारी थी। नतीजा रहा अलग अलग देशों की व्यवस्था के ऐसे हिस्सों को संविधान में जगह देना जो भारत के लिए सही लगे। मसलन राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख और सेना का सर्वोच्च कमांडर बनाने का अमेरिका से ये आइडिया लिया गया। संसदीय चुनाव, संसद में 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा की व्यवस्था, केंद्रों को राज्य से ज्यादा शक्तिशाली बनाने वाली बात। संघीय ढांचा कनाडा से और वेस्टमिंस्टर प्रणाली यानी संसद के लिए जवाबदेह मंत्रिमंडल का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया। ये बात दुनिया जानती है कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।
भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान न सिर्फ शासन व्यवस्था की संरचना को निर्मित करता है, बल्कि मौलिक अधिकारों के साथ साथ राज्य को संचालित करने वाली मशीनरी की भी विस्तृत व्याख्या करता है। हमारे संविधान में कई सुधार और बदलाव के बाद सभा के 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान को 2 हस्तलिखित कॉपियों पर हस्ताक्षर किए। इसके 2 दिन बाद संविधान 26 जनवरी को ये देश भर में लागू हो गया। 26 जनवरी का महत्व बनाए रखने के लिए इसी दिन संविधान निर्मात्री सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा स्वीकृत संविधान में भारत के गणतंत्र स्वरूप को मान्यता प्रदान की गई। कुल मिलाकर हमारा देश फिर से अपने पुराने वैभव की ओर बढ़ रहा है। कालांतर में भव्य इमारतें ध्वस्त हो जाती हैं, लेकिन नींव के पत्थर नहीं डिगते। भारत के साथ यही होता रहा है। यहाँ दुनिया भर से आक्रांता आए, व्यापारी आए, मजदूर और चरवाहे आए, सब अपनी संस्कृति और देवता साथ लाए। हर किसी ने कोशिश की कि यहाँ की संस्कृति पर अपना अधिकार कर ले, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। समय समय पर हमारा राष्ट्र प्रभावशाली होता रहा और आधुनिक से आधुनिक बनता चला गया। आज एक बार फिर हमारा राष्ट्र ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि इस राष्ट्र को ऋषियों के तेज और ओज ने पैदा किया है। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिएगा FM न्यूज़। नमस्कार।